हेलो एवरीवन। हम यूपीएससी के पिछले कुछ सालों के पीवाईक्यूज कर रहे थे। तो इकोनॉमिक्स में मैंने 2024 और 2023 के पीवाईक्यूज करा दिए थे। आज हम 2022 के पीवाईक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 2022 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। सेकंड है, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। थर्ड है, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन यानी ईसीबीएस से संबंधित मुद्रा जोखिम को घटाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है एक और तीन और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर इसमें कोई सा भी नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन गलत हैं। तो देख लेते हैं क्यों सही नहीं है। ध्यातव्य है कि संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि सखा या संकुचनकारी मौद्रिक नीति एक मौद्रिक उपाय है जिसका अर्थ है केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक विस्तार की दर में कमी। यह एक सूक्ष्म आर्थिक उपकरण है जिसे केंद्रीय बैंकों या सरकारी अंतक्षेपों द्वारा निर्मित की गई उद्गामी मुद्रास्फीति या अन्य आर्थिक विकृतियों से निपटने हेतु डिजाइन किया गया है। केंद्रीय बैंक छूट दर और संघीय नीति दर में नीतिगत परिवर्तनों के माध्यम से अल्पकालिक ब्याज दरों को बढ़ाकर नीति को सख्त बनाता है या मुद्रा को संकुचित करता है। ब्याज दरों में वृद्धि से उधार लेने की लागत बढ़ जाती है और प्रभावी रूप से इसके आकर्षण में कमी आती है। केंद्रीय बैंक छूट दर और सभी नीति दर में नीतिगत परिवर्तनों के माध्यम से अल्पकालिक ब्याज दरों को बढ़ाकर नीति को मजबूत करता है या पैसे को तंग करता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। सेकंड है, आईसीआरए नाम से जाने जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। थर्ड है, ब्रिकवर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है दो और तीन। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां विनियमन 1999 द्वारा विनियमित किया जाता है, अतः कथन फर्स्ट सही नहीं है। आईसीआरए लिमिटेड यानी पूर्व में इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1991 में प्रमुख वित्तीय निवेश संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय सेवा कंपनियों द्वारा स्वतंत्र और पेशेवर निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के रूप में की गई थी। वर्तमान में आईसीआरए और उसकी सहायक कंपनियां मिलकर आईसीआरए पुश ऑफ कंपनीज यानी ग्रुप आईसीआरए बनाती हैं। आईसीआरए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, इसलिए दो सही है। और ब्रिकवर्क रेटिंग से भी पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को भी आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए तीन भी सही है। नेक्स्ट है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है, आरबीआई का गवर्नर बीबी का चेयरमैन होता है। सेकंड है, बीबी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। थर्ड है, बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्यनीतियों और पूंजी वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, बी है केवल दो और तीन, सी है केवल एक और तीन, डी है एक, दो और तीन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, केवल दो और तीन। व्याख्या देख लेते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो की उत्पत्ति भारत में बैंकों के बोर्डों के शासन की समीक्षा समिति मई 2014 अध्यक्ष पीजे नायक की सिफारिशों में हुई। गठन वर्ष 2016 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और राज्य के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करने के लिए पेशेवरों और अधिकारियों के एक निकाय के रूप में बीबी के गठन को मंजूरी दी। यह एक स्वायत्त सलाहकारी निकाय है। बैंक बोर्ड ब्यूरो में अध्यक्ष 3 पदेन सदस्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर
और 5 विशेष सदस्य शामिल हैं, जिनमें 2 निजी क्षेत्र से हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रणनीति विकसित करने और पूंजी जुटाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, क्योंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। सेकंड है, इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारकों को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों को सहलंघनता इंडेक्सेशन की मात्रा प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। एक परिवर्तनीय बॉन्ड एक निश्चित आय वाली कॉर्पोरेट ऋण सुरक्षा है जो ब्याज भुगतान प्राप्त करती है, लेकिन इसे सामान्य स्टॉक या इक्विटी शेयर की पूर्व निर्धारित संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है। कंपनियां ऋण पर कृपण दर यानी कम ब्याज दर तथा मंदन को कम करने के लिए परिवर्तनीय बॉन्ड जारी करती हैं। ये निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो सकती हैं, क्योंकि परिवर्तनीय बॉन्ड स्टॉक की कीमत को भविष्य में पूंजी अभिमूल्यन के माध्यम से विकास क्षमता प्रदान करता है। इसलिए उपभोक्ता कीमतों में बढ़ोतरी से निवेशकों को फायदा होगा। परिवर्तनीय बॉन्ड आमतौर पर सीधे कॉर्पोरेट बॉन्ड की तुलना में कम ब्याज दरों का भुगतान करते हैं। ब्याज व्यय में बचत महत्वपूर्ण हो सकती है। निवेशक कम ब्याज भुगतान स्वीकार करते हैं, क्योंकि परिवर्तन विकल्प स्टॉक मूल्य में वृद्धि से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सहलंघन बॉन्ड के क्या लाभ हैं? फर्स्ट है, सरकार IIBS के रूप में अपने ऋण ग्रहण कर कूपन दरों को कम कर सकती है, यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। सेकंड है, IIBS निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। थर्ड है, IIB पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल 1 और 2। व्याख्या देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 1997 में जारी पूंजी अनुक्रमित बॉन्ड न केवल मूलधन को मुद्रास्फीति संरक्षण प्रदान किया, न कि ब्याज भुगतान को, जबकि IIB के नए उत्पाद मूलधन और ब्याज भुगतान दोनों को मुद्रास्फीति सुरक्षा प्रदान करेंगे। मुद्रास्फीति के खिलाफ समायोजित मूलधन पर निश्चित कूपन दर का भुगतान करके ब्याज दर को मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान की जाएगी तथा सरकार IIB के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड IIB 1997 के दौरान पूंजी अनुक्रमित बॉन्ड CIB के नाम पर जारी किए गए थे तथा IIB का द्वितीयक बाजार BSE, NSE और अन्य स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से भी कारोबार किया जा सकता है। हालांकि यदि वे द्वितीयक बाजार में बेचे जाते हैं और लाभ कमाया जाता है तो पूंजीगत लाभ पर कर का भुगतान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है? ऑप्शन ए है, कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को कर अदा करती हो। ऑप्शन बी है, कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो। ऑप्शन सी है, कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है। ऑप्शन डी है, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी ही है, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित शब्द अप्रत्यक्ष हस्तांतरण
उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां विदेशी संस्थाएं भारत में शेयर या संपत्ति रखती हैं। ऐसी विदेशी संस्थाओं के शेयरों को भारत में अंतर्निहित परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के बजाय स्थानांतरित किया जाता है। 2022 में इकोनॉमिक्स से 6 क्वेश्चन आए थे जो मैंने आपको करा दिए। थैंक यू एवरीवन।